हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम उसी पेपर पे चल रहे हैं। तो देखिए, हमने 60 तक हल कर लिए थे। अब चल रहे हैं 61 में। इससे पहले मतलब जैसे स्टडी करते हैं ना, तो मैंने एक निश्चित किया कि लगभग 4-5 जो है ना महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होता है एनाटॉमी के, वो आपको इसमें मतलब सोल्व करवा दूं। तो देखिए, जैसे कल 2-3 चीज़ बताई थी। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, बिल्कुल राइट है। दूसरा, कोशिका की खोज 1665 में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। दोगे। तीसरा है, कोशिका में जो है प्रोटीन के इंजन या प्रोटीन के कारखाने किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। कोशिका में प्रोटीन के इंजन या प्रोटीन के कारखाने किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। इसके बाद है आत्मघाती थैलियां किसे कहते हैं? आत्मघाती थैलियां किसे कहते हैं? ये कहते हैं लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जैसे कोशिका होती है, और कोशिका में जो है ये यहाँ पर एक केंद्रक, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पर जो है एक संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं। होती तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो अपन जो स्टडी करते हैं ना, तो इस हिसाब से यहाँ पर रहती है। जैसे मान लो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन अपन जो ज्यादातर हम जैसे डायग्राम बनाते हैं 12वीं में या बोर्ड क्लास में भी, तो प्रदर्शित यहाँ पर करते हैं। तो इसमें 5 एंजाइमों का भंडार होती है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम पाचक एंजाइम का क्या होती है? ये भंडार। पाचक एंजाइम के भंडार होते हैं। इनको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं। आत्मघाती थैलियां। मैंने सोचा है कि जब आप स्टडी कर रहे हो, चाहे 20 हो 30 हो, आप तो स्कोरिंग थोड़ा ज्यादा बैठ गया स्टूडेंट का, लगभग 100 के लगभग हो गए, तो अच्छी बात है। अगर आपकी संख्या बढ़ती जाएगी। दूसरा, लाइक भी क्या करो चैनल को, उससे क्या कॉन्फिडेंस, मैंने पहले बोला था। और अगर कोई नया स्टूडेंट जुड़ा है, अगर इच्छा होती है तो सब्सक्राइब करना, अगर इच्छा नहीं होती तो मत करना। तो आगे देखिए, तो मैंने ये निश्चित किया कि रोजाना कि चाहे 4-5 जो है ना महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं, वो आपको जरूर बताऊंगा पेपर सोल्व कराने से पहले। तो 2-3 चीजें होगी। अभी सवाल है कि इनको आत्मघाती थैलियां क्यों कहते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो अगर कोशिका में आ जाए, यानी झिल्ली फटने से अगर ये कोशिका में आ जाए, तो कोशिका की सभी संरचनाओं का पाचन कर सकते हैं। ये कोशिका की सभी संरचनाओं का पाचन कर सकते हैं। इसलिए जो है इनको क्या कहते हैं? आत्मघाती थैलियां कहते हैं। तो तीसरा चौथा था। इसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा जो है ये लाइसोसोम किसमें पाए जाते हैं? मतलब ऐसी कौन सी कोशिकाएं रहती है जिसमें सबसे ज्यादा लाइसोसोम पाए जाते हैं? तो ये होती है WBC। याद रखना, WBC में सबसे ज्यादा लाइसोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जीवाणुओं का जो होता है ना पाचन करना होता है। आपको जानते हो ना, इनको बक्सकाणु भी कहते हैं। बक्सकाणु यानी बक्सन की क्रिया अपनाते हैं। हमारे शरीर में जो जीवाणु प्रवेश करते हैं उनका बक्सन करते हैं। तो ये WBC 2 प्रकार से बक्सन करती है। एक तो क्या करती है ये मतलब एल्ब्यूमिन एंड एल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन नामक प्रतिरक्षी प्रोटीन उत्पन्न करती है। तो हमारे शरीर में विषैले प्रभावों को ये नष्ट करते हैं। दूसरा है किल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जैसे ये रक्तवाहिनियां हैं या जो दमनियां शिरा है, उसमें ये रक्त गुजर रहा है और इसमें जो है ये जीवाणु आ गए, तो ये क्या करेगी? ये जो है ना ये WBC इनको निगल जाती है, यानी इनको नष्ट कर देती है। तो दीवार के सारे गति करके जीवाणु का भक्षण कर देती है। तो 2 प्रकार से सुरक्षा है। हमारे शरीर में क्या करती है? प्रतिरक्षी प्रोटीन उत्पन्न करती है। अब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें सोल्व। एल्ब्यूमिन और एल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन क्या है? ये प्रतिरक्षी प्रोटीन है। और दूसरा ये सीधा जो है जीवाणु पर आक्रमण करके उनको नष्ट कर देती है। इस प्रकार से तो शरीर का जो है प्रतिरक्षा तंत्र उसका निर्माण करती है। इस प्रकार से जानकारी थी। और बाकी बढ़ते हैं पेपर की तरफ। तो ये फिक्स है।
कि रोजाना 3-4 जो महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट, वो आपको बताएंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के। तो जुड़े रहिए और आगे स्टडी करते हैं। 60वें नंबर का तो पूरा किताब है। प्रभावी प्रशासन के लिए सारे शिक्षक के पास होनी चाहिए। प्रभावी प्रशासन के लिए, प्रशासन के लिए, प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षक के पास होना चाहिए। नंबर 1 में दिया है इसमें उच्च योग्यता, दूसरा दिया है अच्छा व्यक्तित्व, और तीसरा है तकनीकी ज्ञान एवं कौशल, तकनीकी ज्ञान एवं कौशल, और तीसरा चौथा दिया है शिक्षण क्षमता। तो कौन सा राइट होगा? देखिए, प्रभावी प्रशासन के लिए सहायक शिक्षक के पास होना चाहिए उच्च योग्यता, अच्छा व्यक्तित्व, तकनीकी ज्ञान एवं कौशल और शिक्षण। तो कौन सा राइट है? तकनीकी ज्ञान एवं कौशल। 62 में मनोविश्लेषण की चिकित्सा किसके द्वारा विकसित की गई थी? विश्लेषण की चिकित्सा किसके द्वारा विकसित की गई थी? पहला है स्किनर, दूसरा दिया है सिगमंड फ्रायड, और तीसरा दिया है प्लेटो, और चौथा दिया है, अगर आप तो आप अनुमान लगा लीजिए, आप कोचिंग में पढ़े हुए, अच्छी स्टडी हो रही है आपकी, तो अगर अच्छी अनुमान लगा लीजिए कि तुरंत उत्तर आ जाता होगा आपको, मतलब अन्यथा फिर देख लीजिए आप कितने इसमें हैं अभी बाकी। तो इसमें फायर हो गया है, इसके बाद प्लेटो हो गया, और डार्विन, फोर्थ में डार्विन। तो किसने किया था? ये किया था सिगमंड फ्रायड ने किया था। ये कौन सा? मनोविश्लेषण चिकित्सा किसके द्वारा विकसित की गई, यानी ये विधि, मतलब मनोवैज्ञानिक जो होती है ना, मतलब उसके हिसाब से चिकित्सा करना, उसका आचार विचार स्वभाव आदि को देख करके चिकित्सा की जो विधि विकसित की थी, सिगमंड फ्रायड ने की थी। इसके बाद में 63 में एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करता है। एक प्राचीन विज्ञान जो हमारे भारतीयों ने विकसित की थी, जो आज भी जो आयुर्विज्ञान है, आयुर्विज्ञान बोल रहा हूँ, मेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक चीज है, आयुर्विज्ञान, मेडिकल साइंस, तो मेडिकल साइंस को भी चुनौती देती है ऐसी विधेयक है। तो हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि थे, जैसे आपने देखा होगा
पतंजलि। तो पतंजलि नाम सुना होगा नहीं, बाबा रामदेव किसमें आते हैं। तो पतंजलि क्या है, एक चिकित्सा के ये क्या थे, उनके नाम मतलब आयुर्वेद के प्रमुख ज्ञाता थे। और हमारे अगर न्यू देखें प्राचीन में, तो प्राचीन सर्जन कौन था, प्राचीन काल में सर्जन किसे माना जाता है, 3 वैज्ञानिक थे, नाम सुना होगा आपने, चरक, सुश्रुत और अत्रे। 3 वैज्ञानिक थे। तो जो चरक आप नाम जानते हो, आज भी नाम लिया जाता है, घूम घूम के चिकित्सा करते थे। और इनमें से जो प्रमुख सर्जन कौन थे, सुश्रुत थे। ये प्राचीन काल के सर्जन थे। इन्होंने शल्य चिकित्सा की विधि विकसित की थी। और अत्रे भी क्या थे, चिकित्सक थे। इन्होंने के द्वारा लिखे गए ग्रंथ आज भी सार्थक है और उसी के अनुसार मेडिकल साइंस चलती है। तो देखिए, एक प्राचीन विज्ञान, याद है ना, प्राचीन काल में सर्जरी किसने विकसित की थी, किसने की थी, सुश्रुत ने। तो मनोवैज्ञानिक की चिकित्सा किसके द्वारा, ये हो गया एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर विज्ञान है, जो शरीर मस्तिष्क और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। तो पहला दिया इसमें योग, दूसरा दिया है कुश्ती, तीसरा दिया है बाह्य खेल। समझ गए होंगे वैसे आप, बाह्य खेल। और तीसरा दिया है तलवारबाजी। तो कौन सा है, समझ गए होंगे आप, योग। ये तो योग आज भी जो है ना सार्थक है। और कई बीमारियां जो मेडिकल साइंस में दूर नहीं होती, उनका उपचार इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये हमारे प्राचीन जो ऋषि मुनि थे उनकी देन है। अन्यथा आप किसी भी देश में जाए, किसी भी धर्म में देखिए, इस प्रकार की उपलब्धियां और किसमें भी नहीं है। और जहाँ कहीं कहीं करी गई है तो हमारी नकल करी गई है भाई, एक तरह से हमारी नकल जो है वह की गई है। हर एक धर्म ग्रंथ में मान लीजिए, या किसी चिकित्सा की विधियों में मान लीजिए, इस प्रकार से। तो आगे इसके बाद में 64 निम्नलिखित में से कौन से भी प्रेरणा का प्रकार बच्चों पर लागू नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा का प्रकार बच्चों पर लागू नहीं होता। लागू नहीं होता। नंबर 1 पहला है आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा। दूसरा बाह्य प्रेरणा।
तीसरा है उपलब्धि प्रेरणा। प्रेरणा। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से उत्तर राइट है? एक प्रकार से आंतरिक प्रेरणा, इनमें से कोई सा भी नहीं है वो, क्योंकि उससे बालक अंतर मन से ही वो विकसित होता है। तो निम्नलिखित से कौन सी अभिप्रेरणा का प्रकार बच्चों पर लागू नहीं होता? तो कौन सी आंतरिक प्रेरणा का जो है बच्चों पर लागू नहीं होता, उनको धीरे धीरे समझाया जाता है। एक बार फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा का प्रकार बच्चों पर लागू नहीं होता है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा का जो है लागू नहीं होता। बाह्य अभिप्रेरणा, उपलब्धि प्रेरणा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले बाहर से सीखेगा बच्चा, फिर जाकर के वो आंतरिक प्रेरणा विकसित होगी इसमें। नंबर 65 में आयरन। आयरन इसका मतलब लोह तत्व। लोह तत्व एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लोह तत्व को अवशोषण कौन सा विटामिन करवाता है? को या का मानो का अवशोषण कौन सा विटामिन? विटामिन करवाता है। ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, जो डीपली पढ़े हैं, जो जानकारी जानते हैं, जानकार होंगे उनको पता है। तो पहला है विटामिन B12। विटामिन B12। और दूसरा दिया है विटामिन B6। इसके बाद विटामिन C। विटामिन C। और फोर्थ में विटामिन A। तो इस प्रकार से ये है। तो कौन सा करवाता है? मन याद नहीं होगा दोस्तों को। ये आयरन लोह तत्व का अवशोषण। देखिए पहले तो आयरन लोह तत्व क्या है आप जानते हो, जैसे Fe का मतलब होता है फेरस। सामान्य भाषा हम कहते हैं जैसे फेरस, ये यानी एक से बना है फेरस, Fe। इसको लोहा कहा जाता है, यानी ये लैटिन नाम है। तो ये रियल में किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, हमारे हीमोग्लोबिन में। जो कहते हैं जैसे हमारे शरीर का लाल रक्त, जो लाल रंग होता है, इसका रक्त का लाल रंग, वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? फेरस होता है, अर्थात लोहा होता है ये। तो जब तक विटामिन C पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं होगी, क्योंकि विटामिन C क्या है? एक प्रकार से जल विलेय विटामिन है। तो अवशोषण के लिए क्या है ये? उसको एक तरह से मतलब अनुकूलन प्रदान करता है। किसको? लोह तत्व को। कौन सा? विटामिन C। तो विटामिन C जो है अवशोषण करवाता है, ये याद रखना आप अच्छी तरह से। अब देखिए इनके मतलब इसी एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। कैसे? विटामिन B12 का रासायनिक नाम, ये भी अपने आप में। तो इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोब्लेमाइन। साइनोकोब्लेमाइन, ब्लामाइन या ब्लेमाइन हो सकता है, एक ही नाम है। साइनोकोब्ले, देखिए साइनोकोब्लेमाइन, ब्लेमाइन इसका नाम है। इसके बाद में विटामिन B6 का नाम, ये भी याद रखना, इसका नाम होता है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन
डॉक्सिन